हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छा हूँ। चलिए, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा बस, दैट इज ईसॉप। इस लेक्चर के शुरुआत में आपने कवर पेज तो देख लिया होगा, विच इज ईसॉप। लास्ट चैप्टर जो ईसॉप बचा हुआ है, हम इस सेशन में वो स्टार्ट करेंगे। आई डोंट नो हम इस सेशन में कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली हम 2 लेक्चर्स में कवर अप कर लेंगे। मैं ये भी नहीं जानता हूं कि आज के सेशन में मैं आपको कितना कवर अप करवा पाऊंगा, क्योंकि आज का पहला सेशन है ईसॉप का। थोड़ा सा बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे बजाय क्वेश्चंस करने के। क्वेश्चंस भी करेंगे बट थोड़े से बेसिक्स पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरी टॉपिक है ईसॉप करके, उसके बाद आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। शेड्यूल 3 एक टॉपिक है हमारे एडवांस अकाउंट्स का, जिसकी क्लासेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, शेड्यूल 3 यूट्यूब चैनल पर जाएंगे आप, उसमें प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, मेरी प्लेलिस्ट सर्च करिएगा, उसमें एडवांस अकाउंट्स की प्लेलिस्ट होगी। वहां पर आपको शेड्यूल 3 के रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, क्योंकि शेड्यूल 3 का टॉपिक मैंने रेगुलर बैच में जो लिया था, कंडक्ट किया था, वही टॉपिक है। तो उसको आपको कवर अप कर लिया जाएगा आपके यूट्यूब में। मैंने वो लेक्चर डाल दिया है, ठीक है ना। वो रेगुलर बैच का ही टॉपिक है, तो वो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईसॉप, आई होप आपके पास बुक्स होंगी। ठीक है बेटा, आई होप आपके पास बुक्स होंगी। ईसॉप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। अगर आप नोट्स देखेंगे तो नोट्स बहुत शानदार बनाए हैं। मैं आपको नोट्स में भी से भी समझाते जाऊंगा बार बार। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डाले हैं, 7 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, फास्ट ट्रैक बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट ट्रैक में मुझे लगा कि ये 7 क्वेश्चंस अगर मैं करवा दूं तो आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा अच्छे से। चलिए, जो ईसॉप का चैप्टर है वो है क्या? चैप्टर का ओरिजिनल नाम क्या है? चैप्टर का ओरिजिनल नाम है, एक सेकेंड, चैप्टर का ओरिजिनल नाम है अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है कि क्या आप हमारी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, जनरली जब भी कंपनी आईपीओ इशू करती है, आईपीओ समझते हो क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर किसी को नहीं पता आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब, यूं समझो कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम पब्लिक में अपना शेयर इशू करती है, सेबी मतलब कोई भी कंपनी जब लिस्टिंग करती है अपने शेयर्स की, फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करती है, जैसे आपने सुना होगा आईआरटी, इंडियन रेलवेज कॉर्पोरेशन एंड टूरिज्म। तो आईआरसीटीसी, सॉरी मैं अभी थोड़ा उलझ गया वर्डिंग्स में, आईआरसीटीसी के शेयर्स अभी रिसेंटली लिस्ट किए गए बाजार में। तो जनरली कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स लिस्ट करती है, मतलब पब्लिक को इशू करती है पहली बार, तो वो अपने एम्प्लॉइज के लिए भी थोड़ा सा हिस्सा अलग कर देती है, और वो अपने एम्प्लॉइज को भी ऑफर करती है कि क्या आप हमसे शेयर खरीदना चाहेंगे। जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है आईपीओ के तहत या फिर बाद के लिए, तो इसमें एम्प्लॉइज को कुछ एडिशनल फायदे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है ना,
और आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, आप तो एक नॉर्मल पब्लिक है। जब कंपनी शेयर इशू करेगी, मेरी कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो वो पब्लिक के लिए भी इशू करेगी, मतलब आपके लिए, और एक मेरे लिए भी इशू करेगी, एम्प्लॉय के लिए। तो मुझे हो सकता है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिले। सर ये एडिशनल बेनिफिट्स मतलब, एडिशनल बेनिफिट्स का मतलब ये हो सकता है कि मान लीजिए जैसे पब्लिक में इशू किया गया ये शेयर 470 रुपीज में, बोला गया कि हम 470 में इशू करेंगे, पर एम्प्लॉइज के लिए ये शेयर इशू किया गया होगा मान लीजिए 300 रुपीज में, मतलब डिस्काउंट रेट पे। तो जब भी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है तो कुछ फायदा देती है, लाइक शेयर की प्राइस गिरा दी। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? अब ये फायदा क्यों दे रही है? फायदा देने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। कंपनी चाहती है कि हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करें ताकि वो हमारे शेयर खरीदें, ताकि वो हमारी कंपनी में बने रहें। सर कंपनी में कैसे बने रहेंगे शेयर खरीदकर? कंपनी एक कंडीशन लगा सकती है जिसको हम कहते हैं सर्विस कंडीशन। सर ये सर्विस कंडीशन क्या होती है? सर्विस कंडीशन का मतलब होता है कि मेरी कंपनी ने मुझे बोला कि जय भाई हम आपको 100 शेयर्स इशू कर सकते हैं 300 रुपीज पर शेयर में, जबकि यही शेयर मार्केट में 470 रुपीज पर शेयर है। शर्त यह है कि आपको मिनिमम 2 साल तक हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा, और शेयर हम इशू अभी नहीं करेंगे, हम आपके लिए ये रिजर्व कर देंगे। रिजर्व कर देंगे मतलब जैसे हम आपके लिए बुक कर लेंगे, हम आपके लिए सीट बुक कर लेंगे, हम आपके लिए शेयर्स अलग से कर देंगे, पर इशू करेंगे 2 साल बाद, जब हमें हमारी कंडीशन फुलफिल करके दोगे। वो कंडीशन क्या है? सर्विस कंडीशन, मतलब हमें तुम सर्विस दोगे कम से कम 2 साल की। अब ये जो 2 साल है ये मैंने एग्जाम्पल, एक एज एग्जाम्पल लिया। ये कंडीशन 1 साल भी हो सकती है, ये 2 साल भी हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, कितने भी साल हो सकते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। सर अभी तो आपने बोला सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन मतलब आप इसको ये समझो कि तुम्हें सर्व करना पड़ेगा 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, तो ये सर्विस कंडीशन हो गई। वेस्टिंग कंडीशन मतलब कि शेयर तुम्हें तभी मिलेगा, शेयर के लिए तुम उसी टाइम पे एलिजिबल होगे जब तुम्हारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो वेस्टिंग मतलब यहां पर वेस्टिंग की स्पेलिंग ये वेस्टिंग, इसको VEST ऐसे पढ़ेंगे। VEST वेस्ट। वेस्ट मतलब एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी। वेस्टिंग कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसके बेसिस पर तुम एलिजिबल होगे। अगर वो कंडीशन तुमने फुलफिल कर ली तो यू विल बी एलिजिबल टू गेट द शेयर्स ऑफ आवर कंपनी। हमारी कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए तुम एलिजिबल कब होगे? जब तुम वेस्टिंग कंडीशन को फुलफिल करोगे। वेस्टिंग कंडीशन कई प्रकार की हो सकती है। वेस्टिंग कंडीशन होती है सर्विस कंडीशन, जैसे तुम्हें सर्व करना पड़ेगा हमें। वेस्टिंग कंडीशन होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन मतलब तुम्हें हमें परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। लाइक तुम्हें एक टारगेट दे रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर 20% से इंक्रीज होना चाहिए विद इन 2 ईयर्स में। अगर 20% से इंक्रीज होता है विद इन 2 ईयर्स में तो हम तुम्हें शेयर्स इशू करेंगे। ये भी एक वेस्टिंग कंडीशन है, पर ये वेस्टिंग कंडीशन में सर्विस नहीं हुई, तुम्हें सर्विस नहीं देनी, तुम्हें परफॉर्म करना है। आई बात समझ में? फिर से बोलता हूं मैं, ईसॉप क्या है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ध्यान से समझिएगा, ईसॉप क्या है? एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉई को दिया जाने वाला ऑप्शन, एम्प्लॉई को दिया जाने वाला ऑप्शन। स्टॉक मतलब यहां पर शेयर, ऑप्शन मतलब हम तेरे को ऑफर कर रहे हैं, तेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसा नहीं कि तुझे शेयर खरीदना ही पड़ेगा या तुझे कंपनी में काम करना ही पड़ेगा। वो तो क्या है, अंदरूनी बात यह है कि कंपनी ईसॉप क्यों देती है, बात को समझिएगा। फर्स्ट टाइम इंडिया में ईसॉप का कंसेप्ट लाया गया इन्फोसिस कंपनी के द्वारा। आई होप आपने ये कंपनी का नाम सुना हो। इन्फोसिस कंपनी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया और आजकल कई सारी कंपनीज करती हैं। ये ईसॉप है क्या?
बेसिकली कंपनीज को डर लगता है कि हमारे जो की मैनेजरियल पर्सनल है या हमारे जो मेजर एम्प्लॉइज हैं, जो मेन एम्प्लॉइज हैं, की एम्प्लॉइज हैं, वो हमारी कंपनी छोड़ के चले ना जाए, वो हमारी कंपनी ना छोड़ के चले जाए। अब अगर वो हमारी कंपनी छोड़ के चले गए तो कंपनी में काम कौन करेगा? और स्पेशली वो सारे की एम्प्लॉइज जो हमारे कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं, जहां कंपनी के सारे कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को दिखा सकते, बता सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने एम्प्लॉइज को रिटेन करने की कोशिश करें। अब एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए कई सारे चीजें होती हैं, आप भी जानते हो। सैलरी इंक्रीज कर देना, सैलरी इंक्रीज करने के अलावा हम उनको इंसेंटिव्स दे दें, हम उनको कई सारे लीव इनकैशमेंट दे सकते हैं, बहुत सारे ऑफर दे सकते हैं। एक नया ऑफर आया ईसॉप, क्यों ना हम अपने एम्प्लॉइज को शेयर होल्डर बनाने का चांस दें। हम अपने एम्प्लॉइज को बताएं कि हम आपको शेयर होल्डर भी बना सकते हैं अपनी कंपनी में, जिसके लिए आपको हमारे लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में कम से कम 3 साल तक बने रहें। कंपनी चाहती है कि कंपनी में के एम्प्लॉय कंपनी में बने रहें ताकि कंपनी में आगे ग्रोथ बढ़ती जाए, जिसके लिए कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन। जो ईसॉप होता है, ईसॉप एक ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब एम्प्लॉय के ऊपर एक एम्प्लॉय को दिया जाने वाला एक ऑप्शन है। एम्प्लॉय की मर्जी, चाहे वो ऑप्शन अवेल करे, चाहे वो ऑप्शन अवेल नहीं करे, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। प्लान मतलब ऑफर, कि भाई हमने एक ऑफर दिया, आप चाहो तो ऑफर अवेल करो, चाहो तो मत करो। आई बात समझ में कि नहीं? आइए थोड़ा सा रीड करते हैं पहले theory. Employee stock option plan ESOP is an option given to directors, officers और permanent employees. Obviously permanent employees होंगे, ठीक है। ऑफर कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर दिया जाता है, या फिर कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के भी एम्प्लॉइज को ऑफर दे सकती है। अब हम जानते हैं कि यार हमारी सब्सिडरी कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, हमें उससे काम करवाना है, वो आगे बढ़ेगी तो हम अपने आप ग्रो करेंगे, पर सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को रोकना बहुत जरूरी है, तो हमने उसके एम्प्लॉइज को भी ऑफर दे दिया इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब ये ऑफर हम अपनी इंडियन कंपनीज की सब्सिडरी, आउटसाइड कंपनीज की सब्सिडरी किसी को भी दे सकते हैं, एम्प्लॉइज कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। और ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकती है, होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर कर सकती है। एसोसिएट कंपनी, सर एसोसिएट कंपनी क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसमें जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 30% शेयर खरीद लिए, सिर्फ 30%, 50% से कम। कंसोलिडेशन में आपको पता होगा कि 50% ज्यादा खरीदते हैं तो कंट्रोल हो जाता है। 50% से कम खरीदे बट 20% या उससे ज्यादा खरीद लिए, तो ऐसे केस में वो कंपनी ए बी लिमिटेड बन जाएगी मेरी एसोसिएट। सर एसोसिएट बन जाएगी, ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड बन जाएगी एसोसिएट। इसका मतलब है कि मैं बी लिमिटेड को कंट्रोल तो नहीं कर रहा हूं, बट बी लिमिटेड के डिसीजन मेकिंग में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसमें मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मेरी भी सुनी जाएगी। तो एसोसिएट कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर करना, टू परचेज or to subscribe the securities offered by the company at a future date। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, at a future date। at a future date मतलब शेयर हम आपको अभी नहीं देंगे, शेयर देंगे फ्यूचर में। अब ये फ्यूचर 15 दिन बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी हो सकता है। तो एट अ फ्यूचर डेट, फ्यूचर में हम आपको ये शेयर इशू करेंगे, ठीक है। एट अ कंसेशनल प्राइस, और ये शेयर हम आपको कंसेशनल प्राइस पे इशू करेंगे। जनरली कंसेशनल प्राइस होता है, जैसे मैंने आपको बताया 470 का शेयर आपको 300 में मिलेगा, ठीक है। द कंपनी ग्रांटिंग द ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज pursuant to ESOP will have the freedom to determine the exercise price in conformity with the applicable accounting policies if any। जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ESOP ऑफर कर रही है, वो उसकी मर्जी कि वो कितने प्राइस पर दे। एक्सरसाइज प्राइस, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड था एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब जो वो 300 रुपए का प्राइस मैंने आपको ऑफर किया ना, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। मतलब उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। मतलब क्या?
470 रुपए का जो मार्केट प्राइस था, 470 फॉर द मार्केट प्राइस, बट आई एम ऑफरिंग यू एट 300 रुपीज। दैट मींस 300 इज द एक्सरसाइज प्राइस। नाउ कंपनी के ऊपर है कि कंपनी एक्सरसाइज प्राइस कितनी रखे, ठीक है। There shall be a minimum period of 1 year between the date of grant of option and the date of vesting of the option. Date of vesting of option and date of grant of option. अब ये क्या है बेटा, क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है which is called grant date. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है which is called grant date. Grant date मतलब the date जिस दिन आपको ऑफर दिया गया, जिस दिन आपको ऑफर किया गया, ऑफर डेट। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको ऑफर किया 1 अप्रैल 2020 पे, इसको मैं बोलूंगा ग्रांट डेट। अब ग्रांट डेट मैंने आपको आज ऑफर किया, ठीक है ना, मैंने आपको आज ऑफर किया, ये हो गई आपकी ग्रांट डेट, ये हो गई आपकी ग्रांट डेट। अब जिस दिन मैंने आपको ऑफर किया उसी दिन मैं आपको शेयर इशू नहीं करूंगा, मैं आपको शेयर करूंगा इशू फ्यूचर में, जब आप मुझे कंडीशन फुलफिल करके दोगे। अब मैंने क्या बोला, जब कंडीशन आप मुझे फुलफिल करके दोगे तो उसको कहते हैं वेस्टिंग कंडीशन। वेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है जिन कंडीशंस के बेसिस पर मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा। तो मैं हो सकता है मैं तुम्हें बोलूं कि तुम मुझे 2 साल बाद, मैं तुम्हें 2 साल बाद शेयर दूंगा, शर्त यह है कि तुम्हें 2 साल तक मुझे सर्व करना पड़ेगा, मेरी कंपनी में रहना पड़ेगा। तो 2 साल कहां पर खत्म होंगे, 2 साल खत्म होंगे 31/3/2022। तो जो ये 2 साल का पीरियड है इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड यहां क्या बोल रहा है, मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिटवीन द डेट ऑफ ग्रांट एंड द डेट ऑफ वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन। डेट ऑफ वेस्टिंग ये कौन सी डेट है, ये है डेट ऑफ वेस्टिंग द ऑप्शन। डेट ऑफ वेस्टिंग द ऑप्शन मतलब जिस दिन तुम एलिजिबल होगे, इस डेट पर एम्प्लॉई, इस डेट पर तुम्हारा एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल, ठीक है ना, इस डेट पर तुम्हारा एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों, क्लियर? तो मिनिमम 1 साल का पीरियड होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए ईसॉप के लिए। इस पूरे पीरियड को अपन क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। The term grant in relation to employee stock option means the issue of option to the employee under ESOP. The grant date will be the date on which option is issued. जिस दिन तुम्हें ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ऑफर किया गया, इसको तुम ऑफर डेट भी बोल सकते हो, ऑफर डेट। ऑप्शन मतलब क्या, ऑप्शन मतलब तुम्हारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा, तुम चाहो तो खरीदो, चाहो तो मत खरीदो, तुम्हारी मर्जी, बट ऑफर दे रहे हैं। ऑप्शन मीन्स अ राइट, ऑप्शन एक राइट है, अधिकार है, बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, वो एक ऑब्लिगेशन नहीं है। ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन परसुएंस ऑफ ESOP टू परचेज और सब्सक्राइब टू शेयर्स ऑफ द कंपनी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। आई बात समझ में? वेस्टिंग पीरियड अभी मैंने आपको बताया, मीन्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द वेस्टिंग ऑफ द ऑप्शन ग्रांटेड टू द एम्प्लॉइज टेक्स प्लेस। मतलब वेस्टिंग पीरियड मतलब जितने टाइम में आपको कंडीशन फुलफिल करने को बोला गया है, आपको बोला गया कि 2 साल तुम्हें कंपनी में काम करना पड़ेगा, तो ये वेस्टिंग पीरियड हुआ। 3 साल तुम्हें कंपनी में काम करना पड़ेगा, वेस्टिंग पीरियड हुआ। तुम्हें 4 साल में मेरे टर्नओवर को डबल करके देना पड़ेगा, 100% इंक्रीमेंट करके देना पड़ेगा टर्नओवर को, तो 4 साल का पीरियड दिया मैंने तुम्हें, दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग मतलब एलिजिबिलिटी, मींस द प्रोसेस बाय व्हिच एम्प्लॉय इज गिवन द राइट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स। एक ऐसी प्रोसेस जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय को अधिकार मिल जाएगा कि वो अब शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है 300 रुपए में, मतलब एलिजिबल। वेस्टिंग मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिससे एम्प्लॉय को गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसने वो प्रोसेस फॉलो कर दी
तो उसके पास अधिकार आ जाएगा कि वो कंपनी के शेयर ले सकता है कंसेशनल प्राइस पे, एक्सरसाइज प्राइस जो ऑफर की गई है। एक्सरसाइज मींस मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एम्प्लॉय टू द कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट ऑप्शन वेस्टेड टू हिम अंडर द ईसॉप। एक्सरसाइज पीरियड, हाँ अब ये एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये डेट ऑफ वेस्टिंग हो गया, वेस्टिंग डेट हो गई 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 हो गई, जय चावला एलिजिबल हो गया, जय चावला को ऑप्शन दिया गया था कि तुम्हें शेयर चाहिए तो 2 साल तक कंपनी में काम करना पड़ेगा, ये 2 साल तक मैंने कंपनी में काम करके दे दिया, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, 2 साल में मैंने तुम्हें काम करके दे दिया। अब 2 साल जैसे ही कंप्लीट हुए मैं एलिजिबल हो गया, ऑप्शन मुझे वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया मतलब मैं एलिजिबल हो गया हूं, मैंने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अब कंपनी मुझे 6 मंथ्स का टाइम पीरियड और दे रही है कि सोच के बता दे जाए क्या तू ये शेयर लेना चाहता है कि नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम तुझे फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देते तो बात ही खत्म, फ्री में भी दे सकते हैं, ऐसा भी होता है, पर हम ये शेयर तुझे दे रहे हैं 300 रुपए में, ठीक है ना, 100 शेयर्स दे रहे हैं, 300 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है, 100 शेयर्स दे रहे हैं, 300 रुपए में दे रहे हैं, तो कितने हो गए 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज में तो तेरे को लगाना पड़ेगा ना, तो तेरे को मैं 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, मैं तेरे को 300 रुपीज में ये शेयर इशू करूंगा, 6 महीने में तू जब भी बोलेगा, 6 महीने का टाइम दे रहा हूं, 6 महीने में तेरे को बताना है कि तुझे ये शेयर चाहिए कि नहीं, अगर तूने बता दिया तो तेरे को 6 महीने बाद शेयर मिल जाएगा, नहीं बताया तो तेरा ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, हम तेरे को शेयर नहीं देंगे। तो इस पीरियड को बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड हमेशा वेस्टिंग पीरियड के बाद आता है, एक्सरसाइज पीरियड हमेशा कब आता है, वेस्टिंग पीरियड के बाद आता है, वेस्टिंग पीरियड कवर अप करने के बाद आता है एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। एक्सरसाइज पीरियड मींस द टाइम पीरियड आफ्टर वेस्टिंग एलिजिबिलिटी होने के बाद, विद इन विच एम्प्लॉय शुड एक्सरसाइज हिज राइट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स वेस्टेड टू हिम। एक्सरसाइज प्राइस, प्राइस मैंने आपको बताया जो कंसेशनल प्राइस होता है, प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइज ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी मैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू अभी नहीं समझाऊंगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। Under the Companies Act, there shall be a minimum period of 1 year between the grant of option and wasting of option. Companies Act के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 1 साल का वेस्टिंग पीरियड रखना ही पड़ेगा अंडर ईसॉप में। Hence the excise period, एक्साइज नहीं, ये वेस्टिंग आ जाएगा, cannot be less than 1 year from the grant of option, ठीक है। There are 2 methods of accounting for employees share based payments with intrinsic value method and fair value method। जो भी मैंने येलो टिक किया है उसको मुझे अभी समझाना है क्या होता है, मैं अभी आपको बात करूंगा। अच्छा, ईसॉप मैंने आपको क्या बोला, ईसॉप का मतलब क्या होता है, ईसॉप का मतलब जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करने का ऑफर दे रही है, शेयर सब्सक्राइब करने का ऑफर दे रही है, और कंपनी ये कह रही है कि तुम हमसे ये शेयर सस्ते में ले सकते हो, तुम हमसे ये शेयर सस्ते में ले सकते हो, शर्त यह है कि तुम्हें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, उन कंडीशंस को कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। आई मेरी बात समझ में? चलिए बेटा एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलिए
अच्छा, अब ये जो कुछ आपको चार्ट दिख रहा है थियोरिटिकली इंपॉर्टेंट है, थियोरी वाइज इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कितने टाइप के शेयर बेस्ड पेमेंट्स होते हैं। पहले तो आप एक टर्म समझ लीजिए, हम एक टर्म का भी यूज कर रहे हैं, मैंने अभी एक नाम लिया, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। शेयर बेस्ड पेमेंट्स, सर ये क्या है शेयर बेस्ड पेमेंट? एक्चुअली शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब जब कंपनी कोई भी पेमेंट कर रही है, कोई भी पेमेंट कर रही है, किसी भी व्यक्ति को कर रही है, चाहे एम्प्लॉय को कर रही है, चाहे सप्लायर को कर रही है, चाहे ऑडिटर को कर रही है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर को कर रही है, कोई भी पेमेंट कर रही है, उसका बेसिस होगा शेयर। मैंने मशीन खरीदा, शेयर इशू कर लिया। मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज ली आपसे, उसके बदले मैंने आपको शेयर इशू कर लिया। मैंने अपने एम्प्लॉयज को शेयर इशू कर लिया क्योंकि उसने मुझे सर्विस दी। इट इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। कोई भी पेमेंट जब हम शेयर के बेसिस पर करें, हम अपने खुद का शेयर इशू कर लें, या फिर एक और चीज होती है कि मैं आपको शेयर तो नहीं इशू करूंगा, पर जो आज मेरे शेयर की वैल्यू चल रही है उतने के बराबर का मैं आपको कैश दे दूंगा। इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर शेयर बेस्ड पेमेंट। मैंने आपको कैश कितना दिया? जितना आज मेरे शेयर का प्राइस चल रहा है, शेयर बेस्ड पेमेंट। अब एक्चुअली एक टर्म है गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स। ये गाइडेंस नोट आपके सिलेबस में कवर नहीं है, पर एक्चुअली में गाइडेंस नोट का मतलब होता है, जैसे हम एएस बोलते हैं ना, एएस पढ़ते हैं, एक्चुअली जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ईसॉप का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ईसॉप का जो चैप्टर है, इसका जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें जो सिखाया गया है वो सब लिखा हुआ है गाइडेंस नोट में। इसके ऊपर कोई एएस है ही नहीं, ईसॉप के ऊपर कोई एएस नहीं है, ईसॉप के ऊपर एक गाइडेंस नोट बनाया गया है। सर ये गाइडेंस नोट क्या होता है? गाइडेंस नोट ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बनाता है। गाइडेंस नोट मैंडेटरी नहीं होते किसी भी कंपनी के ऊपर, वो एक रिकमेंडेटरी होता है कि आप ऐसा कर सकते हो। इसीलिए गाइडेंस नोट को नोटिफाई नहीं किया जाता कभी भी। गाइडेंस नोट आप कुछ भी बना दो, उसमें कोई MCA कंपनी को कुछ भी मतलब नहीं है। तो ईसॉप की जितनी भी अकाउंटिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सब किसके थ्रू पढ़ने वाले? गाइडेंस नोट की। मैं आपको ये पहले से इसलिए बता के चल रहा हूं कि आप अगर मान लीजिए स्टडी मटेरियल देखते हो तो स्टडी मटेरियल में इस गाइडेंस नोट का नाम जरूर आएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट का नाम जरूर आएगा। फिर आप मुझसे बाद में हो सकता है पूछो कि सर आपने ये नाम तो लिया ही नहीं था। तो गाइडेंस नोट में नाम बोला गया गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो गया? शेयर बेस्ड पेमेंट्स। अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट कितने टाइप के होते हैं? शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला आइए देखें, इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। इक्विटी सेटल्ड मतलब जब मैं आपको वादा कर चुका हूं कि मैं आपको पेमेंट अपने शेयर्स के रूप में करूंगा, मैं आपको अपने इक्विटी शेयर इशू करूंगा, मैं आपको पेमेंट करूंगा इक्विटी शेयर में। एम्प्लॉइज को मैंने पेमेंट करना है, इक्विटी शेयर देना है। मैंने मशीन खरीदी, मुझे इक्विटी शेयर इशू करना है। इक्विटी सेटल्ड, इक्विटी सेटल मतलब सेटलमेंट मेरे इक्विटी शेयर के फॉर्म में होगा। कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन, अब मैं आपको कैश दूंगा बट दैट कैश विल बी बेस्ड ऑन शेयर प्राइस ऑफ माय कंपनी। कैश सेटल्ड है तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट है, तो ये शेयर बेस्ड पेमेंट, पर सेटलमेंट किसमें होगा? कैश में। और तीसरा, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विथ कैश ऑल्टरनेटिव। शेयर बेस्ड पेमेंट विथ कैश ऑल्टरनेटिव। कैश ऑल्टरनेटिव मतलब मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब जिसमें इक्विटी भी होगा और कैश भी होगा। मान लीजिए मैंने आपसे मशीन खरीदा, मैंने आपको बोल दिया कि तुझे इक्विटी शेयर चाहिए या फिर तुझे कैश चाहिए। अगर इक्विटी शेयर चाहिए तो मैं तेरे को 5000 शेयर दूंगा, और अगर कैश चाहिए तो मैं तेरे को 4000 शेयर
कि जो भी वैल्यू होगी उतने के बराबर का मैं तेरे को दूंगा। मेरी कंपनी के 4000 शेयर्स की जो भी वैल्यू होगी उतना कैश दूंगा, या तो मैं तेरे को 5000 शेयर्स दे दूंगा। तू बता दे तेरे को क्या चाहिए। तो इट इज मिक्स्ड, बेसिकली इट इज मिक्स्ड। तो शेयर बेस्ड पेमेंट्स ट्रांजैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड और शेयर बेस्ड पेमेंट्स विथ कैश ऑल्टरनेटिव, कैश ऑल्टरनेटिव। ठीक है। एंटिटी रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज एज कंसिडरेशन फॉर इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। हमें सर्विस मिली, हमने आपसे मशीन खरीदा तो गुड्स मिला, हमने कोई परचेज किया गुड्स मिला, हमें सर्विस मिला अपने एम्प्लॉय से, उसके बदले एज ए कंसिडरेशन हम अपने इक्विटी शेयर देंगे। एंटिटी एक्वायर्स गुड्स और सर्विसेज by incurring a liability to transfer the cash or other assets to supplier for amounts that are based on entities or another group entity share price। हम आपको कैश देंगे पर वो कैश will be based on my share price, my company share price और मेरी सब्सिडरी कंपनी के शेयर प्राइस के बेसिस पर। एंटिटी और द काउंटर पार्टी हैज चॉइस टू सेटल द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और इन कैश। या तो मेरे पास ऑप्शन है या तो तेरे पास ऑप्शन है। मैंने तेरे को ऑप्शन दे दिया कि तुझे क्या चाहिए तू बता दे, या तो फिर मैंने बोल दिया तेरे को कि मेरी मर्जी, या तो मैं तेरे को कैश दे दूंगा या तो इक्विटी शेयर दूंगा, पहले तो मुझे सप्लाई कर ले। तो बेटा ये होते हैं 3 प्रकार के शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आई मेरी बात समझ में? क्लियर बेटा? अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको एक बार रीड करेंगे फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको रीड करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी गाइस, चलिए बात करते हैं अपन आगे। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ESOPs एंड ESPP। हाँ, इक्विटी सेटल्ड जो ये हमने पहला वाला पढ़ा ना, ये भी 2 टाइप के होते हैं, ESOP और ESPP। ESOP employees are given option right to subscribe the shares of the company at future date based on the conditions to be satisfied. Options are exercisable only when the conditions will be satisfied. अगर मेरी conditions को satisfy करोगे तो तुम्हें शेयर मिलेगा, अगर condition को satisfied नहीं करोगे तो शेयर नहीं मिलेगा। Employees are given option मतलब right to subscribe the shares of the company immediately, not on future date, not based on any future vesting condition. However, these options may carry post vesting restrictions such as lock in period वगैरह वगैरह। सर ये ESOP और ESPP में क्या फर्क है बच्चों? ESOP और ESPP में फर्क ये है, एक्चुअली हमारे चैप्टर का नाम है ESOP, ESPP हमारे चैप्टर का नाम नहीं है।
पर एक्चुअली में ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ईसॉप, एक होता है ईएसपीपी। पहले बात कर रहे हैं ईसॉप की, जो मैंने आपको अभी समझाया। ईसॉप मतलब एम्प्लॉय को ऑप्शन मिला, कंडीशंस के बेसिस पर दिया गया, शेयर फ्यूचर में इशू होगा अगर कंडीशन फुलफिल करोगे तो। ईएसपीपी मतलब एम्प्लॉयज को दिया पर कोई कंडीशन नहीं है, हम तुझे ये शेयर आज ही दे सकते हैं, इमीडिएटली दे सकते हैं, बिना किसी कंडीशन के दे सकते हैं, कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, अगर मैंने तेरे को शेयर दे दिया तो शेयर अगर तूने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके बाद ये शेयर तेरे को मिनिमम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड की कंडीशन हो सकती है, बट शेयर खरीदने से पहले की जो कंडीशन है, वेस्टिंग कंडीशन, वो सब नहीं होगी। इन दोनों में फर्क क्या है? ईसॉप का मेजर मोटिव होता है कि हम अपने एम्प्लॉय से पहले कंडीशन फुलफिल करवा लें, हमें पहले अपने एम्प्लॉय से कुछ फायदा मिले तो हम उसको फायदा दें। ईएसपीपी का मतलब ये होता है कि हमें अपने एम्प्लॉय से ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे बेनिफिट्स मिल चुके हैं। यस, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय से मिल चुके हैं, बस हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव प्रोवाइड करें, उसको खुश करें, ताकि आगे भी वो अच्छा काम करता रहे। आई बात समझ में? तो ये होता है ईएसपीपी। अब आप बोलोगे सर दोनों की अकाउंटिंग में फर्क है क्या? बिल्कुल नहीं, दोनों की अकाउंटिंग में एज सच कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। कितना अंतर है? सिर्फ 2% का फर्क है, वो भी आपको जब मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने जितना भी पोर्शन पढ़ा हुआ है वो हमने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आया हो, राइट? ठीक है, अब हम आगे कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर आने वाले हैं। ठीक है, 2 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट। ओके, अभी आपको थोड़ी सी लाइट ज़्यादा दिख रही होगी। मैंने एक और लाइट चालू कर ली। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि लाइट हल्की सी कम है। एक्चुअली ये सेटअप मैंने अपने भोपाल वाले घर पे किया हुआ है और आज फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही है ये सेटअप के साथ। इससे पहले जो मेरा सेटअप आप देख रहे थे वो मेरे पुणे वाले घर की रिकॉर्डिंग थी, पुणे वाले घर का सेटअप था। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल मैं घर से ही रिकॉर्ड कर रहा था। तो टेक्निकली ये जो बैच पूरा कंप्लीट आपका हुआ होगा, इसमें 3 अलग अलग जगह की रिकॉर्डिंग है। पहली रिकॉर्डिंग आपको क्लासरूम रिकॉर्डिंग दिखी होगी, स्टार्टिंग वाली। मैं मानता हूँ वो सबसे बेस्ट होती है क्योंकि उसमें सामने बच्चे भी होते हैं और उसमें क्लासरूम रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं कि हम लाइटिंग वगैरह का एडजस्टमेंट कर पाएँ वगैरह वगैरह। घर की रिकॉर्डिंग में हमारे पास एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है कि यार हम कितना चेंजेस करेंगे, एक अपने कमरे को कितना चेंजेस करेंगे। ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई अपने कमरे को रिकॉर्डिंग के हिसाब से बनाए। तो दूसरी रिकॉर्डिंग आपको मेरे पुणे के घर की रिकॉर्डिंग मिली। अब तीसरी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है मेरे भोपाल के घर की, क्योंकि मैं अब भोपाल आ चुका हूँ अपने घर पे। लॉकडाउन के दौरान ही मैं घर पहुँच गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ मौका मतलब टाइम बिताते हैं। तो जो ये रिकॉर्डिंग आपको दिख रही है ये मेरे घर की रिकॉर्डिंग है, मेरे भोपाल के घर की रिकॉर्डिंग है। ये रूम जो है वो मेरा रूम नहीं है, वो मेरी सिस्टर का रूम है। मेरी सिस्टर की शादी हो चुकी है, अभी फरवरी में ही हुई थी, तो अब ये रूम खाली हो गया था, तो मेरे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया। ओके, तो मेरे को क्या होता है कि आज ये फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ईसॉप का, और बेसिकली आज इस रूम की रिकॉर्डिंग का। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग कैसी होती है। लाइट्स वगैरह ऊपर नीचे होंगी, डेफिनेटली लाइट्स में मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस रूम में एसी नहीं है, इस रूम में मैंने कूलर रखा हुआ है, तो बहुत सारे चेंजेस मुझे अभी भी लगता है करने पड़ेंगे। एनीवेज, चलते हैं अपन हाउ टू रिकॉग्नाइज पे। ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिकॉग्नाइज मतलब यहाँ पर बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्ड करना। ईसॉप की अकाउंटिंग क्या होगी? अभी फिलहाल मैं आपको ईसॉप की अकाउंटिंग बता रहा हूं।
ईएसपीपी की अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूं। एक बार मेरा इंपॉर्टेंस है, इंटेंशन है कि आप ईसॉप की अकाउंटिंग समझ जाओ, तो ईएसपीपी की अकाउंटिंग आप अपने आप समझ जाओगे। अब आप भी जानते हो कि किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो अलग अलग पहलू होते हैं। वन साइड इज डेबिट इफेक्ट एंड द सेकंड इफेक्ट इज क्रेडिट इफेक्ट। ऑब्वियसली ईसॉप को भी रिकॉर्ड करना है तो मुझे उसका डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक डेबिट इफेक्ट, ये हो गया आपका क्रेडिट इफेक्ट। अब एक बात बताओ, ईसॉप आप किसको दे रहे हो? एम्प्लॉइज को। तो जब आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करना चाहते हो और अगर शेयर इशू करोगे तो बेसिकली आप क्या बोलोगे? वो याद है मेरा एग्जाम्पल, 470 की मार्केट प्राइस का शेयर आप 300 में इशू कर रहे हो, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सरसाइज प्राइस। आप 470 रुपए में शेयर इशू कर सकते हो, बट आप 300 रुपीज में शेयर इशू कर सकते हो। इसका मतलब 170 जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्सपेंस हुआ। आप अपने एम्प्लॉय को जो दे रहे हो शेयर वो डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो ये जो 170 हुआ, ये 170 एक तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करोगे अलग से। ये 170 क्या है? ये 170 आप ये बोल सकते हो कि मैंने अपने एम्प्लॉय को सस्ते में शेयर इशू किया क्योंकि उसके बदले मुझे एम्प्लॉय ने कुछ बेनिफिट्स दिए। एम्प्लॉय ने मुझे क्या बेनिफिट्स दिए? एम्प्लॉय ने मुझे 2 साल सर्विस दिया जो मैं उससे चाह रहा था। एम्प्लॉय ने मुझे कुछ टारगेट्स कंप्लीट करके दे दिए, तो मुझे भी तो कुछ मिला ना। उसके बदले मैंने क्या गवाया? भाई अगर मुझे कुछ मिला है तो मुझे कुछ देना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ दिया है तो मुझे कुछ मिला होगा। तो बेसिकली मुझे क्या मिला? मुझे बेनिफिट मिला एम्प्लॉय से। जैसे मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट मिल रहा है। वैसे ही मुझे अपने एम्प्लॉय से बेनिफिट मिला तो मैंने उसको सस्ते में शेयर इशू किया। तो ये 170 क्या है? 170 है मेरे लिए एम्प्लॉय एक्सपेंस। क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब मान लीजिए मैं शेयर अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रहा हूं, मैं मशीन खरीद रहा हूं और शेयर दे रहा हूं सप्लायर को, तो मुझे मिला क्या? मुझे मशीन मिला और मैंने क्या दिया? मैंने शेयर दिया। तो बेसिकली डेबिट डिपेंड करता है कि डेबिट क्या है। डेबिट या तो एक्सपेंस होगा, मैं बीच में और कर देता हूं, या तो असेट होगा। अब आपके सिलेबस में असेट वाली चीज नहीं आने वाली, आपके सिलेबस में असेट वाली चीज नहीं आने वाली, आपके सिलेबस में एक्सपेंस वाली चीज आने वाली है। आपके सिलेबस में एक्सपेंस वाली चीज आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हम यहां पर अदर पर्संस जैसे सप्लायर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर हमें उनसे कुछ मशीन मिला, सर्विस मिला, उनकी बात हम नहीं पढ़ रहे हैं। वो हमें सीए फाइनल में पढ़ना है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है कि अगर हमें एम्प्लॉय से कोई सर्विस मिला तो हम उसको क्या है ट्रीट करेंगे? एक्सपेंस। मैचिंग प्रिंसिपल आपने सुना होगा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट, अगर आपको इनकम हो रही है तो उस इनकम के बदले आपको इनकम के साथ उसी इनकम को अर्न करने के लिए आपको एक्सपेंस भी मैच करते हुए दिखाना पड़ता है। वैसे ही अगर मुझे एम्प्लॉय से बेनिफिट मिला तो मैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी तो दिखाऊंगा। तो मैं एक्सपेंस बुक करूंगा और उस एक्सपेंस का नाम क्या होगा? उस एक्सपेंस का नाम होगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट। आई बात समझ में? क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा? मैं अपने एम्प्लॉय को क्या इशू कर रहा हूं? शेयर। जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल करते हैं। क्या ये शेयर मैं आज उसको इशू करूंगा कि फ्यूचर में इशू करूंगा? बेटा ये मैं ईसॉप पढ़ा रहा हूं, ईसॉप में मैं उसको शेयर इशू करूंगा फ्यूचर में। आई बात समझ में कि नहीं? तो फ्यूचर में अगर इशू करूंगा तो अभी तो मुझे उसका सिर्फ एक प्रोविजन क्रिएट करके चलना है। तो जो क्रेडिट इफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इंक्रीज इन इक्विटी। सर ये इंक्रीज इन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बेसिकली आज हम तेरे को शेयर इशू नहीं कर रहे हैं, शेयर तो इशू करेंगे 2 साल बाद, 3 साल बाद। बट मैं तेरे को इधर बता दूं, जैसे ये था, ग्रांड डेट क्या है? 1 अप्रैल 20, वेस्टिंग डेट क्या है? 31 मार्च 22। अब इधर 2 साल आ रहे हैं तो मुझे क्या करना है? अकाउंटिंग कुछ ऐसी है कि जैसे मार्केट प्राइस था 470, एक्सरसाइज प्राइस था 300
तो जो 170 रुपीज है उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। 170 रुपए है इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। यहां पर पर ऑप्शन मतलब पर शेयर। एक शेयर पर मुझे 170 रुपए का एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। अब ये जो 170 रुपीज का मुझे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा कितने साल में? टोटल मिला के वेस्टिंग पीरियड में, मतलब पहले साल में और दूसरे साल में मिलाकर। मैं पूरा एक्सपेंस पहले साल में नहीं कर सकता, मैं पूरा एक्सपेंस 2 साल बाद नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा थोड़ा करके बेनिफिट बुक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉय को 2 साल सर्व करने का कंडीशन बोला है। तो इसका मतलब जैसे ही फर्स्ट ईयर उसने मुझे सर्व करके दे दिया तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रोपोर्शनेट खर्चा बुक हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 1 साल की सर्विस मिल चुकी है। जैसे ही सेकेंड ईयर की सर्विस मुझे और दे देगा तो रिमेनिंग प्रोपोर्शनेट खर्चा बुक हो जाना चाहिए। तो बेसिकली आइडिया क्या है? आइडिया यह है कि आपको पूरा एक्सपेंस बुक करना पड़ता है ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ओवर द वेस्टिंग पीरियड का मतलब वेस्टिंग पीरियड अगर 4 साल का है तो चारों साल में मिलाकर आपको टोटल एक्सपेंस बुक करना पड़ता है। वेस्टिंग पीरियड अगर 1 साल का है तो आपको 1 ही साल में बुक करना पड़ता है। आई बात समझ में? पर शेयर कब इशू करते हो? शेयर इशू करते हो वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद। अब आप जब फर्स्ट ईयर में शेयर एक्सपेंस बुक करोगे तो डेबिट इफेक्ट क्या करोगे? एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे? आप शेयर तो इशू कर नहीं रहे हो, तो शेयर कैपिटल तो करोगे नहीं। सेकंड ईयर में अब जब शेयर इशू करोगे, जब आप सेकंड ईयर में एक्सपेंस बुक करोगे तो आप शेयर तो इशू यहां पर भी नहीं करो, शेयर तो इशू करोगे आप 6 महीने बाद। तो बेसिकली टू क्या करूं मैं? टू क्रेडिट क्या करूं? जैसे मान लो मुझे सैलरी पे करनी है, तो सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्यों बोल रहा हूं? मुझे सैलरी देनी है। वैसे ही जब मुझे शेयर इशू करना है तो मैं क्रेडिट इफेक्ट किसको करूंगा? एम्प्लॉय ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसको हम बोलते हैं ईसो आउटस्टैंडिंग। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आज तो मैं शेयर इशू नहीं कर रहा हूं, शेयर में बाद में इशू करूंगा, पर 1 साल हो चुका है, दूसरा साल हो चुका है, मैं फिलहाल ये कह देता हूं कि भैया मेरा खर्चा है पर अभी मैं इशू नहीं कर रहा हूं, इशू मैं बाद में करूंगा, फिलहाल मैं उतना पोर्शन अलग कर देता हूं अपने एम्प्लॉय के लिए। मैंने आपको बोला ना जब भी कंपनी आईपीओ लाती है तो उतना पोर्शन अलग कर देती है, तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग नाम से हम बुक कर देते हैं। ये दिखेगा कहां पर? ये दिखेगा आपके बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ये एक लायबिलिटी नहीं है। आप बोलोगे इसको कि ये लायबिलिटी हो सकती है, ये एक लायबिलिटी नहीं है। क्यों सर ये लायबिलिटी क्यों नहीं है? ये लायबिलिटी इसलिए नहीं है, ये लायबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहां मुझे कुछ कैश नहीं पे करना आपको, यहां मुझे आपको कुछ कैश पे नहीं करना है, मुझे आपको शेयर्स देने हैं। अगर मैं आपको सैलरी दूं कैश में तो मेरी लायबिलिटी है। एनीथिंग विच इज टू बी पेबल इन द फॉर्म ऑफ कैश इज लायबिलिटी। AS 29 हमने पढ़ा हुआ है। बट हेयर आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग इन कैश, आई एम गोइंग टू इशू द शेयर्स। It is not a liability, it is a part of my reserves and surplus and hence it is called equity. आई बात समझ में बेटा? सो टेक्निकली एंट्री क्या होती है? अगर मैं फुल फ्लैज एंट्री बोलूं तो एंट्री होती है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। टू ईसो आउटस्टैंडिंग। ईसो आउटस्टैंडिंग मतलब ये मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया, ये मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया डेबिट। ईसो आउटस्टैंडिंग मतलब मैं शेयर इशू करूंगा, इस एक्सपेंस को मैं P&L में ट्रांसफर करूंगा, तो एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। इस एक्सपेंस को मैं P&L में ले गया। अगर आप इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके देखोगे तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन से एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कट रहा है, फाइनली एंट्री हो रही है P&L अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझिए। जब तू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो तू यहां पर अपना जीपी दिखाता है, तूने प्रॉफिट अर्न किया, तू यहां पर अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस दिखाता है। अब ये क्या है? ये जो तू अपने एम्प्लॉइज को शेयर दे रहा है, तू दे नहीं रहा है, देगा फ्यूचर में। तो टेक्निकली तू यहां पर एम्प्लॉय
कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के नाम से कुछ एक्सपेंस बुक कर रहा है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के नाम से तू कुछ एक्सपेंस बुक कर रहा है, मान ले 100 रुपए, तेरा जीपी है मान ले 500 रुपए, तेरे अदर एक्सपेंस है मान ले 250 रुपीज, तो तेरा एनपी कितना आया, 500 में से 250 गया बचा 250, 250 में से 100 गया बचा 150, तेरा प्रॉफिट है 150। टेक्निकली देखा जाए तो तेरा कैश प्रॉफिट कायदे से, तेरा ये जो खर्चा हुआ है 100 का, ये तेरा कैश में थोड़ी हुआ है, तेरा कायदे से कैश प्रॉफिट 250 है, पर तू क्या कर रहा है, तू कहीं ना कहीं 100 रुपीज को प्रॉफिट से कम कर रहा है, तू जानबूझ के प्रॉफिट को अंडर कर रहा है, नीचे कर रहा है, तू अपने प्रॉफिट को कम कर रहा है। तूने जीपी कमाया 500 रुपए का, अगर तू आज ये एंट्री नहीं करता तो तेरा एनपी कितना होता, 250 रुपए का। वैसे भी तूने कौन सा कोई शेयर इशू कर लिए हैं, तूने अभी तक शेयर इशू थोड़ी किए हैं, तो तेरा टेक्निकली प्रॉफिट तो 250 का ही हुआ है ना, पर तू यहां पर 100 रुपए एक्सपेंस जब बुक कर रहा है ना इस वाले का, तो तू ये बताना चाह रहा है कि भैया मेरा प्रॉफिट 250 रुपए हुआ है, पर मैं 100 रुपए और माइनस कर रहा हूं, ये प्रॉफिट जो 250 का प्रॉफिट है इसमें से भी मैं 100 रुपए अलग करके रख रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मुझे शेयर इशू करना है तो मैं उतना रिजर्व करके रख लेता हूं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं फ्यूचर में शेयर इशू करूंगा, तो 470 रुपीज का शेयर मैं 300 में इशू करूंगा, तो 300 तो मुझे बैंक से मिलेंगे, बाकी 170 रुपीज की भरपाई कहां से करूं? 170 रुपीज की भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, तो कहीं ना कहीं 170 की भरपाई मैं करूंगा प्रॉफिट से। मतलब ये प्रॉफिट से मैं, जो मेरे प्रॉफिट्स होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, मैं उन रिजर्व्स एंड सरप्लस को कम करूंगा। सो आपसे अगर कभी भी कोई पूछे कि जो ईसॉप होता है उसका रियल लाइफ इंपैक्ट क्या होता है, आप ये बोल सकते हो कि जब भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करती है सस्ते में, तो जो भी वो एक्सपेंस होती है वो बियर करती है अपने प्रॉफिट में से। अगर वो अपने प्रॉफिट में से बियर करेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम प्रॉफिट होगा तो वो कम प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शेयर इशू कर रहे हैं हम एम्प्लॉइज को सस्ते में, पर उसकी भरपाई कर रहे हैं हम शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट में से। आई बात समझ में? हम प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कम करके रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें शेयर इशू करना पड़ेगा तो वो हमें काम आएगा। जो हिस्सा हम कम करके रख रहे हैं उसको ही हम कह रहे हैं ईसो आउटस्टैंडिंग, इसलिए हम उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जाते हैं। मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट एंट्री थी जो मैंने को आपको समझानी थी। आपको अगर ये एक बार देखना है तो आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। अब मुझे एक चीज देखने दीजिए पहले। अच्छा, ये जो थ्योरी कंटेंट है ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा। पहले आ जाइए आप
जर्नल एंट्रीज पे। अभी मैंने आपको एक ही एंट्री सिखाई, ठीक है। यहां एक काम करिए, ठीक है, पहले आप ये दो एंट्रीज देख लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड। टू रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस एवरी ईयर, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब कभी कभार एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की जगह पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट भी दिखे तो घबराना मत, या एम्प्लॉय एक्सपेंस दिखे तो घबराना मत। ट्रांसफर द एक्सपेंस टू पी एंड अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, ठीक है। दो तो क्लियर हो गई एंट्रीज। अब तीसरी, चौथी, पांचवी एंट्री क्या है उसको समझने के लिए रुक जाइए, पहले मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूं एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं आपको करवाता हूं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 नोट करिएगा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे साथ आपको बनाना है एक चार्ट। पहले ये चार्ट मैं बना देता हूं, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगा बनाने का। आप इस टाइमलाइन को समझिएगा। 1 अप्रैल 20, March 23। मान लीजिए 3 साल का वेस्टिंग कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक कंपनी में जॉब करना है, कंपनी में काम करना है। अगर 3 साल लगातार कंपनी में काम कर लिया तो आफ्टर 31 मार्च 23 द ऑप्शन विल बी वेस्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन विल बी वेस्टेड का मतलब होता है कि आप एलिजिबल हो जाओगे शेयर्स लेने के लिए डिस्काउंट रेट पर। देखो, शेयर्स तो तुम मार्केट से भी खरीद सकते हो, पर क्या डिस्काउंट पे खरीदोगे? नहीं, हम तुम्हें डायरेक्टली डिस्काउंट पे देंगे अगर तुम एलिजिबल हो गए तो। ये क्या है? ये मैं लिख देता हूं जीडी, मतलब ग्रांड डेट। ये क्या है? वीडी, मतलब वेस्टिंग डेट। ठीक है, अब इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल। पहला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 21, 31 मार्च 22 और उसके बाद 31 मार्च 23। आई बात समझ में? 1 अप्रैल 20 ग्रांड डेट। यहां पर मान लीजिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 200। 200 एम्प्लॉइज को हमने ऑप्शन दिया कि आप सभी लोग अगर 3 साल कंप्लीट कर लोगे, या आप में से जितने लोग हमारे साथ 3 साल तक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको शेयर इशू करेंगे। नंबर ऑफ ऑप्शंस, पर एम्प्लॉय। हम एक एम्प्लॉय को कितने कितने शेयर देंगे। यहां पर शेयर को नाम दिया जा रहा है ऑप्शन, क्योंकि अभी तक हम आपको
सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं, शेयर तब देंगे जब कंडीशन फुलफिल कर लोगे, तो फिलहाल हम शेयर को ऑप्शन नाम दे रहे हैं। 50, हर एम्प्लॉय को 50-50 शेयर मिलेंगे, ठीक है। मान लीजिए 1/4/2020 में, मान लीजिए 1/4/2020 में मार्केट प्राइस था 420 रुपीज का, और हमने आपको कहा कि हम आपको शेयर देंगे 300 रुपीज का, फेस वैल्यू मान लीजिए 100 रुपीज, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको 3 साल तक कंपनी में काम करना है। 3 साल कंप्लीट होंगे 31 मार्च 2023 में, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें लिख लीजिए। अब हुआ क्या? कुछ एम्प्लॉइज चले गए, लेफ्ट द जॉब। मैं लेफ्ट लिख रहा हूं मतलब लेफ्ट द जॉब। कुछ एम्प्लॉइज यहां पर चले गए, कितने? 28 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चले गए। अब यार 200 में से 28 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अगर चले जाएं तो मतलब वो 28 अब एलिजिबल नहीं है, मतलब बाकी के एलिजिबल हैं बस। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 28 चले गए तो सर हो सकता है कुछ नए भी तो आएंगे। बेटा जो नए एम्प्लॉइज आएंगे इन 3 सालों में, हमने उनको थोड़ी ऑप्शन दिया है, हमने ऑप्शन तो सिर्फ इन 200 को दिया है ना। जो नए आएंगे उनके लिए तो अलग से फिर से शुरुआत होगी, उनके लिए तो ग्रांट डेट ही अलग होगी। तो हम यहां पर बात उनकी नहीं कर रहे हैं जो नए हैं, हम बात उनकी कर रहे हैं जो चले गए, ठीक है। तो 28 एम्प्लॉइज चले गए। यहां पर लेफ्ट 36 एम्प्लॉइज, यहां पर 36 एम्प्लॉइज सेकेंड ईयर में चले गए, और यहां पर 15 एम्प्लॉइज गए। ये भी आपको मैंने कंडीशन, ये भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। आपके सामने पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सुनिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है। करना क्या है? करना यह है, पॉइंट नंबर 1, कंपनी को एक्सपेंस बुक करना है। कितना एक्सपेंस बुक करना है? ध्यान से देखिए। कंपनी सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेगी, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, 420 माइनस 300 मतलब 120 पर ऑप्शन। कंपनी कहेगी कि मुझे 120 रुपए के अकॉर्डिंग एक्सपेंस बुक करना है। अब ये 120 रुपीज का एक्सपेंस क्या फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर ले? नो। क्या 2 साल में रिकॉर्ड करें? नो। ये पूरा एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना है वेस्टिंग पीरियड में, जो कि है 3 साल का। तो हम लिखेंगे टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर 3 years वेस्टिंग पीरियड, टू रिकॉग्नाइज ओवर 3 year वेस्टिंग पीरियड। 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में हमें ये रिकॉर्ड करना है। आई बात समझ में? 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में हमें ये रिकॉर्ड करना है। क्लियर हुआ कि नहीं? 3 साल के वेस्टिंग पीरियड में हमें ये रिकॉर्ड करना है। क्लियर बेटा? समझ में आया? अच्छा, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मैं आपको याद दिलाता हूं बात। देखो यहां क्या लिखा था, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट विद इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड।
दो मेथड है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और दूसरा फेयर वैल्यू मेथड। क्वेश्चन को या तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से सॉल्व कर सकते हो या तो फेयर वैल्यू मेथड। मैं अभी आपको फिलहाल इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड करवा रहा हूं, जहां पर अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ती है मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करके। मैं अगली क्लास में आपको फेयर वैल्यू मेथड के बारे में बताऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है ओवर द वेस्टिंग पीरियड। अब मैं ये टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड तो कर लूं, जिसके लिए मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू 120 का है, इंट्रिंसिक वैल्यू 120 का है, ठीक है, ये फिक्स है। नंबर ऑफ ऑप्शन 50 है, ये भी फिक्स है। इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन है, ये इंटू 50 हो जाएगा, फिक्स है। 3 साल में मुझे रिकॉर्ड करना है, ये भी फिक्स है, ठीक है। पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने लूं, क्योंकि ग्रांट डेट पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप देख रहे हो, ग्रांट डेट पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 200 थे, पर कुछ एम्प्लॉइज चले गए, तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितने बचे, 200 माइनस 28, तो यहां पर 172 एम्प्लॉइज लेफ्ट बचे रिमेनिंग। फिर 36 एम्प्लॉइज चले गए, तो यहां पर 136 एम्प्लॉइज बचे। फिर यहां पर 121 एम्प्लॉइज बचे। आपको समझ में आ रही है बात? एक्चुअली जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग जो बनाई गई है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट के बेसिस पर बनाई गई है। मतलब हमें अकाउंटिंग करते वक्त, ईसॉप की अकाउंटिंग करते वक्त हमें एस्टिमेशन लेना पड़ेगा, हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। सर क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा? एस्टिमेट ये करना पड़ेगा, एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट ये करना पड़ेगा कि यार आज 200 एम्प्लॉइज हैं, आज 200 एम्प्लॉइज हैं, पर क्या 3 साल बाद, भाई पहले साल में कुछ जाएंगे ही जाएंगे, पक्की बात है, फिर दूसरे साल जाएंगे, फिर तीसरे साल जाएंगे, ओवरऑल देखा जाए तो कितने एम्प्लॉइज फाइनली ये एलिजिबल होंगे 3 साल बाद? इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉइज को हायर करता है, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट से हमें डेटा मिलता है कि वो बताता है कि अगले साल कितना एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेशियो होगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो। मैं लेबर टर्नओवर रेशियो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा लेबर टर्नओवर रेशियो। तो हमें बेसिकली अपने एचआर डिपार्टमेंट से मालूम पड़ता है, एक एस्टीमेट मालूम पड़ता है कि अगले साल ऑन एन एवरेज 10% एम्प्लॉइज जा सकते हैं, उसके अगले साल कितने जा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो हम यहां पर एक एस्टीमेट लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको बता रहा हूं, इस एग्जाम्पल पे बता रहा हूं मैं। जरूरी नहीं कि ऐसा एस्टीमेट हमेशा हर क्वेश्चन में हो। हम जब फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकालेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई साहब 200 एम्प्लॉइज थे। अच्छा, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस हम कब निकालेंगे? 31 मार्च 21, मतलब यहां हम बोलेंगे कि यार आज हमारे पास 172 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? 172, क्योंकि 200 में से 28 जा चुके हैं, तो आज हमारे पास 172 है। हम मान के चलते हैं कि ये 172 एम्प्लॉइज हमारे पास रहेंगे, इनमें से कोई भी नहीं जाएगा, दूसरे साल के एंड में भी यही रहेंगे, तीसरे साल के एंड में भी रहेंगे। इसका मतलब 172 एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल में मान रहा हूं क्योंकि मैंने आपको डेटा लिमिटेड दिया हुआ है। अगर यहां पर मैं आपको डेटा में दे दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल में पहले से ही बता दूं कि सेकंड ईयर में इतने जा सकते हैं, थर्ड ईयर में इतने जा सकते हैं, सर बता तो दिया, ये मैंने आपको एक्चुअल बताया है। आप आज यहां खड़े हो, आप यहां खड़े होके फ्यूचर का कैसे पता लगा सकते हो कि एक्चुअली में 36 ही जाएंगे? नहीं पता लगा सकते हो। आप कहां खड़े हो? इधर, फर्स्ट ईयर 31 मार्च 21। तो आप जहां खड़े हो वहां खड़े हो कि आप ये कैसे बोल दोगे कि अगले साल तो पक्की बात है 36 जाएंगे, मैंने भविष्यवाणी कर ली है?
आप एस्टिमेट जरूर कर सकते हो। यहां खड़े होके आपको मैं लेबर टर्नओवर रेशियो बता दूं कि अगले साल मुझे लगता है कि 10% और जाएंगे, तो चलो ठीक है, आपने 10% माइनस कर दिया। बट फिलहाल मैंने आपको बोला कि छोड़ दो ये सब लेबर टर्नओवर रेशियो वाली चीजें, हम तो बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं कि आज हमारे पास 172 एम्प्लॉइज है और मान के चल रहे हैं कि ये 172 रहेगा। सर ऐसे कैसे मान लें, अगले साल तो सर जा रहे हैं दिख रहा है। अरे वो तो अगले साल जा रहे हैं ना, तू आज कहां खड़ा है मेरे भाई, तू खड़ा है आज फर्स्ट ईयर के एंड में, तो तू अगले साल का तो अगले साल में देख लेना, अगले साल अकाउंटिंग एस्टीमेट बदल जाएगा। आज मेरा एस्टीमेट है कि 172 एम्प्लॉइज सारे के सारे एलिजिबल होंगे, ठीक है। इन 172 एम्प्लॉइज को 50 ऑप्शंस मतलब 50 शेयर्स देंगे। एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 120 रुपीज है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 10,32,000। पर क्या ये खर्चा एक साल का है? नहीं, ये खर्चा 3 साल का है। तो मुझे एक साल का खर्चा निकालना है, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 1, ये एक साल का खर्चा आ गया। $3,72,667। नहीं 172 इंटू 50 इंटू 120 डिवाइड बाय 3,44,000। सॉरी ये मैंने 3,44,000 का एक एस्टिमेटेड बेसिस पर एक्सपेंस बुक किया। वाई आई एम सेइंग एस्टिमेटेड बेसिस पर? क्योंकि जो मैंने 172 का जो फिगर लिया है, वो एक मेरा एस्टिमेशन है। हो सकता है अगले साल चले भी जाएं और गए भी हैं, तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज एस्टिमेटेड एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर। भाई पहले साल में जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उस हिसाब से निकाला, ठीक है। सेकेंड ईयर 31 मार्च 22। अब सेकेंड ईयर में देखेंगे तो 36 एम्प्लॉइज और चले गए, तो 172 में से 36 चले गए, कितने बचे 136। मैंने बोला ओहो, मैंने लास्ट ईयर जो एक्सपेंस निकाला था दैट वाज बेस्ड ऑन 172। कोई बात नहीं, वो एक मेरा एस्टीमेट था, अकाउंटिंग एस्टीमेट तो बदलते रहते हैं। अब सिचुएशन बदल गई, अब मेरे पास एम्प्लॉइज कितने हैं 136। तो क्या मैंने पिछले साल जो एक्सपेंस निकाला वो क्या गलत निकाला? नहीं, वो मेरा पिछले अकाउंटिंग एस्टीमेट के बेसिस पे था, मैं उसको अभी करेक्ट कर लेता हूं। कैसे? देखो, अगर मैं ये बोलूं कि चलो ठीक है पहले साल जो निकाला वो गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है 136 के हिसाब से निकलना चाहिए था, हर एम्प्लॉय को 50 ऑप्शन मिलने चाहिए, एक ऑप्शन का खर्चा कितना 120, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 136 इंटू 50 इंटू 120, टोटल एक्सपेंस होता है 8,16,000। अगर आप इसको इंटू करोगे तीनों फिगर्स को तो आएगा 8,16,000। अब कितने साल हो चुके हैं? मैं खड़ा हूं 31 मार्च 22 पे, यहां पर 31 मार्च 22। कितने साल हो चुके हैं बेटा बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, कितने साल हो चुके हैं बेटा? 1 साल 2 साल 2 साल हो चुके हैं। तो मैं बोल देता हूं कि ठीक है, जो फर्स्ट ईयर निकाला उसको रेक्टिफाइड करने का तरीका कैसे कि भाई टोटल 2 साल हो चुके हैं, जबकि ओवरऑल ये खर्चा मुझे 3 साल में रिकॉर्ड करना है। सर 3 साल क्यों? क्योंकि भाई लास्ट ईयर एक और तो बचा है, उसमें से 2 साल हो चुके हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय 3। अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं तो मतलब हर साल का खर्चा निकलेगा। इंटू 2 करने का मतलब क्या हुआ, क्यूमुलेटिव आज तक का खर्चा बेस्ड ऑन 136 एम्प्लॉइज कितना हो जाना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 136 इंटू 50 इंटू 120 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। आज तक खर्चा हो जाना चाहिए था 5,44,000। 5,44,000 का खर्चा आज तक हो जाना चाहिए था। ये 544 क्या है?
ये है आपका क्यूमुलेटिव फॉर 2 ईयर्स। इसमें से मैंने फर्स्ट ईयर कितना बुक कर लिया था? फर्स्ट ईयर मैंने 344 बुक किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन 172, कोई बात नहीं। तो 344 मैंने बुक कर लिया, तो इस बार मुझे ज्यादा नहीं, इस बार मुझे सिर्फ 2 लाख एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए। दिस इज एस्टिमेटेड फॉर सेकेंड ईयर। ये 2 लाख मुझे एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए। कैसे हुआ क्या? मैंने पहले साल 172 एम्प्लॉइज को ध्यान में रखते हुए कुछ ज्यादा ही एक्सपेंस बुक कर लिया। अगर 172 एम्प्लॉइज के हिसाब से बुक नहीं करता, 136 के हिसाब से बुक करता, तो टेक्निकली 544 डिवाइडेड बाय 2, मतलब मुझे सिर्फ 2,72,000 ही बुक करना पड़ता। अरे भाई इसको देखो ना, इसको मैं यहां बोल रहा हूं, अगर फर्स्ट ईयर में ही मुझे पता होता कि 136 हैं, तो 136 इंटू 50 इंटू 120 डिवाइड बाय 3, एक साल का ही, तो 136 इंटू 50 इंटू 120 डिवाइड बाय 3, मुझे सिर्फ 272 बुक करना पड़ता। मैंने कितना बुक किया? 344, तो कितना ज्यादा किया? मैंने 72,000 ज्यादा बुक किया, एक्सेस बुक कर लिया पिछले साल, तो इस बार मैं 72 कम बुक कर देता हूं। तो सेकेंड ईयर में भी मुझे कितना बुक करना चाहिए कायदे से? 272 बेस्ड ऑन 136, तो 272 में से 72 गया, तो कितना बचा? 2 लाख। एक्चुअली मैं 2 लाख इस बार थोड़ा सा एक्सपेंस कम बुक कर रहा हूं, क्योंकि पिछले साल ज्यादा बुक हो गया बेस्ड ऑन ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज चले गए तो एम्प्लॉइज कम हो गए, तो टेक्निकली 136 के हिसाब से सिर्फ 544 बुक हो जाना चाहिए आज तक 2 साल का मिला के। उसमें से पहले साल कितने बुक हो चुके हैं? 344, तो रिमेनिंग खर्चा बुक होगा बस। समझ आया? थर्ड ईयर का आप करके देखेंगे ट्राई, फिर मैं करवाऊंगा। यस, थर्ड ईयर क्या करेंगे? थर्ड ईयर में क्या करेंगे? थर्ड ईयर में हम बोलेंगे यार 15 एम्प्लॉइज तो और चले गए, तो 136 माइनस 15 121। फाइनली हमें मालूम पड़ा कि भैया एम्प्लॉइज तो 121 है और ये फिगर फाइनल है। तो 121 एम्प्लॉइज, 50 नंबर ऑफ ऑप्शन, 120 रुपीज का क्या? 120 रुपीज का क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन। तो कितना हो रहा है? 121 इंटू 50 इंटू 120, ये हो रहा है 7,26,000। टोटल कितना हो रहा है? 7,26,000। आपको नहीं लगता ये क्यूमुलेटिव है? ये है क्यूमुलेटिव। क्या इस बार मैंने डिवाइड बाय 3 किया क्या? नहीं। तो ये क्यूमुलेटिव फॉर ऑल 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में 7,26,000 का एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए। बताइए उसमें से कितना एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है? 544। कैसे? फर्स्ट ईयर में 344, सेकेंड ईयर में 2 लाख। तो 182 थर्ड ईयर एक्सपेंस बुक होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन एक्सपेंस निकालते हैं
ये आपका फर्स्ट ईयर का एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग, सेकेंड ईयर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग, थर्ड ईयर एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। समझ आया कि नहीं? क्लियर बेटा? यही चीज आपको मैंने यहां पर फॉर्मूले में बताई है। हाउ टू कैलकुलेट द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेट एवरेज एक्सपेंस, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट द एक्सपेंस फॉर द ईयर। आप इसको पढ़िएगा जरूर, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़िएगा। अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं आपके साथ कुछ बातें और करूंगा, ठीक है ना? कुछ बातें मैं आपके साथ और करूंगा, ठीक है? अभी हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हाँ जी गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेक के बाद मैंने ब्रेक ले लिया, मतलब आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा कि मैंने ब्रेक लिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अभी अपन और आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था आपको कि ये हाउ टू कैलकुलेट द एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, ये स्टेप 1 2 3 आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज की बात करें तो जर्नल एंट्री नंबर 1 एंड 2 मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 3 4 5 अभी तक मैंने आपको नहीं समझाई है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल I shall again move to the example। जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था मैं उसी एग्जाम्पल पे वापस चलूँगा। यस, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था ना। एक सेकेंड, चलिए एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया जहां हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एक्सपेंस निकाला। यहाँ मेरा मेजर फोकस था आपको समझाने का कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कैसे निकालते हैं। उस एक्सपेंस के अंदर मेजर फोकस ये था कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां हमें एस्टिमेट करना पड़ता है जब तक लास्ट ईयर ना आ जाए। वेस्टिंग पीरियड मान लीजिए 4 साल का है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि यार कितने एम्प्लॉयज होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया, हमने ये एस्टिमेट किया कि यार पहले साल जितने चले गए, ईयर एंड पे आपके पास जितने एम्प्लॉयज हैं आप उसके हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हो। थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर पहले साल के एम्प्लॉयज चले गए और पहले साल के एंड में दूसरे और तीसरे साल के एम्प्लॉयज कितने जाएंगे उसका भी एस्टिमेशन आपको पता रहता है, तो आप उसको कंसीडर कर लेते हो। इस एग्जाम्पल में आपके पास वो एस्टिमेशन नहीं था, इसीलिए हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया। अब वो तो हो गया, फर्स्ट ईयर का तो माइनस कर दिया। अब जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि इस एग्जाम्पल में और क्या क्या बातें हैं, जर्नल एंट्रीज कौन कौन सी की जाएंगी और आगे क्या क्या चीजें क्रिएट हो सकती हैं। फर्स्ट ईयर के एंड में 172 एम्प्लॉयज थे, उसके हिसाब से हमने एक्सपेंस बुक किया। सेकेंड ईयर के एंड में कितने एम्प्लॉयज थे? सेकेंड ईयर के एंड में 136 एम्प्लॉयज थे, थर्ड ईयर के एंड में 121 एम्प्लॉयज थे। ठीक है, अब इसके बेसिस पर अपन समझते हैं कि किस तरीके से आगे अपन बढ़ेंगे। वन सेकेंड। हाँ जी, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हम बात कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? इसकी जर्नल एंट्री होगी
एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप एग्जाम में अगर पूरा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 3,44,000। अच्छा, फिर पी एंड एल अकाउंट डेबिट 344 टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 344। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस हमने पी एंड एल में डाल दिया, और ईसो आउटस्टैंडिंग जो था ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें शेयर इशू करना है आगे चल के, हमें कोई कैश तो देना नहीं है, तो ये लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा। ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, ये कंपनी का एक इक्विटी का पोर्शन है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि बेसिकली हमने प्रॉफिट से कुछ पोर्शन चुरा लिया, अलग कर दिया। जैसे डेप्रिसिएशन लगाते हो, तो क्या डेप्रिसिएशन तुम्हारा एक्चुअल कैश एक्सपेंस होता है क्या? नहीं। तो फिर वो खर्चा कैसे हुआ? एक्चुअली क्या होता है, डेप्रिसिएशन जब तुम P&L में चार्ज करते हो तो प्रॉफिट कम हो जाता है। इसका मतलब तुम घटा हुआ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिखाते हो कि भाई देखो आफ्टर डेप्रिसिएशन ये प्रॉफिट है। पता है क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन के बराबर का प्रॉफिट तुम अलग करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो जो डेप्रिसिएशन जिस मशीन पे लगाया गया था, वो मशीन जब पुरानी हो जाएगी तो उस मशीन को भी तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, और उस मशीन को रिप्लेस करने के लिए फंड्स कहां से लाएंगे? क्यों ना आज से ही हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अलग करते जाएं, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। वैसे ही जब हम अपने एम्प्लॉइज को ऑफर कर रहे हैं शेयर्स देने का, तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्यों ना पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल थोड़ी प्रॉफिट को अलग किया जाए। अलग करते करते हम उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जा रहे हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए सर, सेकेंड ईयर की एंट्री सर क्या होगी? सेम एंट्री होगी, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू ईसो आउटस्टैंडिंग 2 लाख। अच्छा, ये दिस वॉज फर्स्ट ईयर। फिर P&L डेबिट 2 लाख टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस। अच्छा, मैं आपको एंट्री करवा रहा हूं, हो सकता है आपसे एग्जाम में एंट्री के बजाय अकाउंट पूछा जाए दोनों का, कि एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट और ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाइए। ठीक है, फिर ये एंट्री हो गई आपकी सेकेंड ईयर की। इसकी अगेन एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 182 टू ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट 182, P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 182। ठीक है, ये एंट्री हो गई थर्ड ईयर के एंड में। ठीक है, ये तीनों एंट्रीज हो गई। क्लियर? ये थर्ड ईयर की एंट्री हो गई, ये सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। क्लियर बेटा? आप देख रहे हो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन P&L में जा रहा है, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन P&L में जा रहा है, और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन P&L में जा रहा है। मतलब एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट तो एक तरीके से मर जाता है, हर साल के एंड में मर जाता है। पर एक अकाउंट कौन सा, दूसरा वाला अकाउंट कौन सा है जो एक्यूमुलेट होता जा रहा है? ईसो आउटस्टैंडिंग, ईसो आउटस्टैंडिंग, ईसो आउटस्टैंडिंग। तो अगर
इस अकाउंट को हम अलग से प्रिपेयर करें ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो आप ध्यान से देखिएगा इस अकाउंट में सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपने बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 344 ट्रांसफर किया, तो ये हो गया टू बैलेंस 344, ठीक है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहां जाएगा बैलेंस? ये जाएगा बैलेंस शीट रिजर्व्स एंड सरप्लस। सेकेंड ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 344, और सेकेंड ईयर में अगेन बाय एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस 2 लाख रुपीस चला गया, जिससे ईयर एंड के सेकेंड ईयर के एंड में 544 का बैलेंस खड़ा हो गया। अब आपको मैं दिखा दूं कि ये हमने शुरुआत में यहां डिस्कस किया भी था। ये देखिए 544 का बैलेंस हो जाएगा, जिसमें से 344 हम रिकॉर्ड ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कर चुके थे। This was based on 172 employees. This was based on 136 employees. By balance brought down. Sorry. By employee compensation. कितना था? 182, एंड दिस इज बेस्ड ऑन 121 एम्प्लॉइज टू बैलेंस कैरिड डाउन। टोटल 7,26,000। तो सर बस यही अकाउंटिंग होती है? नहीं, कुल मिला के हमने फाइनली आउट ऑफ 200 एम्प्लॉइज हमने 121 एम्प्लॉइज का फाइनल प्रोविजन क्रिएट किया है। रादर आई शुड नॉट सेव प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। प्रोविजन लाइबिलिटी में के हेड में आता है, ये प्रोविजन नहीं है, हमने ये रिजर्व क्रिएट किया है। तो आई शुड से रिजर्व, आई शुड नॉट यूज द वर्ड प्रोविजन। बोलते बोलते ऐसा कभी कभार आ जाता है। तो हमने 121 एम्प्लॉइज को ध्यान में रखते हुए रिजर्व क्रिएट किया है 7,26,000 का, कि हमें 7,26,000 रुपीज का एक्सपेंस बियर करना पड़ा टू प्रोवाइड 121 एम्प्लॉइज ईसॉप, 121 एम्प्लॉइज को ईसॉप देने के लिए। अब क्या होगा? 3 साल कंप्लीट हो गए, क्या ये 121 एम्प्लॉइज सारे के सारे हमसे शेयर लेंगे? हाँ, या हो भी सकता है सारे के सारे ना भी लें। क्यों? डिपेंड करता है बच्चों। हमने वेस्टिंग डेट कंप्लीट कर ली। वेस्टिंग डेट कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एक्सरसाइज पीरियड होता है, ठीक है ना। आइए इसको इस तरीके से समझते हैं। ये वाला अगर आप देख पा रहे हो तो यहां तक आपका वेस्टिंग डेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मान लीजिए 3 महीने दिए गए। जो ये वाला पीरियड है, ये जो नीचे मैं बना रहा हूं यू शेप जो बना रहा हूं, ये जो पीरियड है ये एक्सरसाइज पीरियड है। मान लीजिए 3 मंथ्स दिए गए टिल 30 जून 23 तक। कि सोच के बताओ आपको शेयर चाहिए कि नहीं।
ये थ्री मंथ्स का पीरियड किसको दिया गया? वो 121 एम्प्लॉइज को। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस 300 रुपए है और मार्केट प्राइस 420 रुपए थी उस टाइम पे। आगे चल के मार्केट प्राइस कितनी हो जाती है अब उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चल के मार्केट प्राइस, अब ये भी एक फंडा है, आपके माइंड में से एक सवाल आएगा कि सर मार्केट प्राइस तो आप बहुत पहले की ले रहे हो 420, सर हो सकता है तीसरे साल के एंड में मार्केट प्राइस और बढ़ जाए या हो सकता है और कम हो जाए। बात तो सही है। अगर मान लीजिए इस एक्सरसाइज पीरियड के दौरान मार्केट प्राइस 300 रुपीज से भी नीचे चली जाएगी, एम्प्लॉइज बोलेंगे हमें नहीं चाहिए शेयर आपका। वैसे भी ये ईसॉप है ना, ऑप्शन है ना, राइट है ना, ऑब्लिगेशन थोड़ी है। और अगर ये प्राइस 420 से भी ऊपर चली गई तो एम्प्लॉइज तो बोलेंगे वाह यार ये तो शेयर का प्राइस और बढ़ गया है, बल्कि अच्छी बात है। अंदरूनी बात बताऊं, वैसे भी अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो हो सकता है आगे चल के कंपनी इस ईसॉप को ही खत्म कर दे। और अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ग्रोथ मेकिंग है, तो कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब 30/6 तक 121 एम्प्लॉइज के पास ऑप्शन है, टाइम मिलेगा कि आप 3 महीने हैं, 3 महीने में बता दीजिए कि ये ऑप्शन आपको एक्चुअली में अवेल करना है। अवेल करना मतलब आपको एक्चुअली सब्सक्राइब करना है कि नहीं। ठीक है ना? तो मान लीजिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, आउट ऑफ 121 एम्प्लॉइज, आप इसको आगे लिखिएगा है ना, 105 number of employees availed the option and 16 number of employees does not availed। 16 एम्प्लॉइज ने अवेल नहीं किया तो उनका ऑप्शन क्या हो गया? लैप्स्ड। उनका ऑप्शन लैप्स्ड हो गया। ठीक है, हमने एक्सपेंस कितने एम्प्लॉइज के हिसाब से बुक किया था? 121 एम्प्लॉइज के हिसाब से। बात समझ में आ रही कि नहीं? हमने एक्सपेंस बुक किया था 121 एम्प्लॉइज के हिसाब से, जबकि 105 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को अवेल किया तो उनको तो हमें शेयर इशू करना पड़ेगा, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। और 16 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन को अवेल नहीं किया तो उनका खर्चा हमने एक्सेस बुक कर लिया। तो देखो अब इसमें अकाउंटिंग क्या होगी। हमारे पास आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट रखा हुआ है? याद रखिएगा, हमारे पास 726 पड़ा हुआ है फॉर 121 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है ना? तो अगर 726 का हमने ईसो आउटस्टैंडिंग बना के रखा है, ईसो आउटस्टैंडिंग क्या रखा है हमारा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब ध्यान से लॉजिक को समझिएगा। ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है। एक बार शेयर इशू हो गया या एक बार शेयर लैप्स हो गया, ऑप्शन लैप्स हो गया, ईसो आउटस्टैंडिंग को हमें रिवर्स करना है। तो ईसो आउटस्टैंडिंग एक टेम्पररी अकाउंट है, इट मस्ट बी रिवर्स्ड वेदर और नॉट द ऑप्शन इज अवेल्ड। समझ में आई बात की नहीं? तो यहां लिखो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, it must be reversed whether option is availed or not। अगर ऑप्शन अवेल होता है तो क्या होगा? अगर ऑप्शन अवेल होता है तो हमें मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा। सर पैसा क्यों मिलेगा? क्यों? एक्सरसाइज प्राइस 300 रुपए की थी तो कंपनी बोलेगी 300 रुपए दीजिए। कितने एम्प्लॉइज को? 105 एम्प्लॉइज को। कितने ऑप्शन पर? 50 ऑप्शन पर।
मतलब 15,75,000, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 15,75,000, 300 रुपए के हिसाब से हम 105 एम्प्लॉइज से 50 शेयर्स का पैसा लेंगे, ठीक है। अब ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो हमने क्रेडिट किया था वो रिवर्स कर देंगे, तो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ईसो आउटस्टैंडिंग कितने एम्प्लॉइज का रिवर्स करेंगे? 105, 50। आपको याद है आपने ईसो आउटस्टैंडिंग जब बनाया था तो 120, ये देखो 172 एम्प्लॉइज थे, 50 शेयर था, 120 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू था। 136 एम्प्लॉइज थे, 50 शेयर थे, 120 का इंट्रिंसिक वैल्यू था। 121 एम्प्लॉइज थे, 50 शेयर थे, 120 का इंट्रिंसिक वैल्यू था। मैं जिस पे सर्किल कर रहा हूं, सर्किल इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देख पाओ कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू 120 के हिसाब से हमने ईसो आउटस्टैंडिंग क्रिएट किया है। तो यहां पर आ जाएगा 120। आप देखो 300 और 120 मार्केट प्राइस 420 हो गई उस समय की जब हमने ग्रांट किया था ऑप्शन। तो 120 इंटू 105 इंटू 50, तो 6,30,000। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 630 कैसे आया, तो इसका एक तरीका दूसरा देखो, एक तरीका दूसरा देखो। आप मुझे बताओ 726 क्या है? 726 है फॉर 121 एम्प्लॉइज, तो 726 अगर 121 एम्प्लॉइज के लिए है तो 105 एम्प्लॉइज के लिए कितना होगा? 630 वही आ रहा है। तो मैंने प्रोपोर्शनेट निकाला कि भाई ये पूरा का पूरा 121 एम्प्लॉइज के हिसाब से हमने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, इसमें से 105 ने अवेल कर दिया तो उसको रिवर्स कर दो। मैंने आपको वही लिखवाया, चाहे ऑप्शन अवेल हो चाहे अवेल ना हो, हमें रिवर्स करना पड़ता है। तो हमने ये रिवर्स कर दिया। फिर टू शेयर कैपिटल, अब फाइनली देखो हम एंट्री कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल या फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 100 रुपीज का फेस वैल्यू था, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था 100 रुपीज का फेस वैल्यू, 105 एम्प्लॉइज और 50 शेयर्स, 5,25,000। बाकी का डिफरेंस जो आएगा वो होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। अकाउंट डिफरेंस 15,75,000 प्लस 630 माइनस 525, ये हो गया 1680। अगर मैं आपको बताऊं कि ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर आप मुझसे इसका लॉजिक पूछो कि सर ये बैलेंसिंग फिगर कैसे आया, इसका लॉजिक बताओ, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसा देखो, 300 एंड 120 ये मिलके कितने होते हैं? 420। 420 में से अगर 100 माइनस हुए जो कि फेस वैल्यू है, तो टेक्निकली 320 सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। तो 320 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम, 105 एम्प्लॉइज 50 शेयर ईच, 16,80,000, ठीक है। तो ये एंट्री का लॉजिक है, ये हमने इशू किया एंट्री किसको? 105 एम्प्लॉइज को। अब बात करेंगे 16 एम्प्लॉइज की, ठीक है। पहले आप ये देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो ये था 105 एम्प्लॉयज़ का। अब मैं आपको बताऊंगा कि 16 एम्प्लॉयज़, जो ये वाले 16 एम्प्लॉयज़ हैं, इनका ऑप्शन तो लैप्स हो गया, इनका ऑप्शन लैप्स हो गया, पर ईसो आउटस्टैंडिंग तो रिवर्स होगा, तो रिवर्स होगा मतलब डेबिट होगा, तो ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट। सर कितना? आप इसको दो तरीके से देख सकते हो। एक तो टोटल 726 था, जिसमें से 630 आपने ऑलरेडी 105 का रिवर्स कर दिया है, तो आपके पास बचा 96। इसको दूसरी तरीके से ये देख सकते हो कि 16 एम्प्लॉयज़ हैं, 16 एम्प्लॉयज़ हैं, 50 शेयर्स हैं और 120 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू था। क्योंकि ईसो आउटस्टैंडिंग बेसिकली किससे बना है? ईसो आउटस्टैंडिंग बना किससे? क्या एक्सरसाइज प्राइस के 300 रुपए से बना है? नहीं। क्या 420 मार्केट प्राइस से बना है? नहीं। आपको याद होगा हमने एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बुक कैसे किया था? इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो ईसो आउटस्टैंडिंग इज बेसिकली मेड अप ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। 96 2। अब सवाल ये उठता है कि 2 क्या करूं मैं? सवाल ये उठता है कि मैं 2 क्या करूं? जब हमने एक्सपेंस बनाया था तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, हमने ओवरऑल एंट्री की थी P&L अकाउंट डेबिट। अगर हम दोनों एंट्रीज को मर्ज करें तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन से एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन कट जाएगा, तो हम एंट्री कर सकते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। तो क्या जब हमने बनाया था तो P&L में डाला था, तो क्या हम P&L से रिवर्स करेंगे? द आंसर इज नो। रूल ये है, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर गाइडेंस नोट अप्लाई होता है, एएस तो है नहीं, तो गाइडेंस नोट कहता है, मतलब रूल ये है कि जब भी ऑप्शन लैप्स हो जाएंगे वेस्टिंग डेट कंप्लीट होने के बाद, आपको शेयर्स नहीं चाहिए, आपको शेयर्स नहीं चाहिए, बट आपने हमें सर्विसेज तो दे दी थी ना, आपको नहीं चाहिए शेयर्स, पर हमें सर्विस तो मिल गई। सिंस वी गॉट द सर्विस, हमें सर्विस मिल चुकी है, हम जिसका एक्सपेंस ऑलरेडी P&L में बुक कर चुके हैं, हम P&L को रिवर्स नहीं करेंगे बिकॉज वी गॉट द सर्विस। हमने P&L में उस एक्सपेंस को चार्ज कर दिया, वो फिर जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ईसो आउटस्टैंडिंग के नाम पे दिख रहा है। एक काम करो, ये वैसे भी एक टेम्पररी अकाउंट था, आपको शेयर्स नहीं चाहिए, इस अकाउंट को रिवर्स करके हम जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे, मतलब इसको हम परमानेंटली रिजर्व्स के रूप में डाल देंगे। यहां हम दिखा देंगे जनरल रिजर्व 96। फिर से बोलता हूं, P&L में रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि वेस्टिंग डेट कंप्लीट हो चुकी है। वेस्टिंग डेट कंप्लीट होने के बाद जब भी आप ईसो आउटस्टैंडिंग रिवर्स करेंगे तो P&L में रिवर्स नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हमें सर्विस मिल चुकी है, मतलब हमें तो सर्विस मिल चुकी, हमें बेनिफिट हो चुका, तो उसके मैचिंग में हमें एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा। बट अब क्योंकि रियली में हम शेयर्स तो दे नहीं रहे, उसका हमने रिजर्व क्रिएट किया था, हमने थोड़े थोड़े प्रॉफिट को अलग किया था, ठीक है ना। आज तक आपने अपने थोड़े थोड़े प्रॉफिट को अलग करके ईसो आउटस्टैंडिंग में डाल दिया, वो काम नहीं आया तो उसको जनरल रिजर्व में डाल दो। इसको अलग वे में सोचो। आप जब भी पैसा सेव करते हो, आपके पेरेंट्स जब भी पैसा सेव करते हैं, तो क्या पूरा पैसा एक ही जगह पे रखते हैं? द आंसर इज नो। कुछ पैसा बैंक में रखते हैं, कुछ पैसा घर पे अलमारी में कहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। हो सकता है आपके घर में कहीं किचन में किसी के बोरी के अंदर पड़ा हो, किसी शक्कर की बोरी में रखा हो, ऐसा रखते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा वो टाइप के लोग रखते हैं जो विशाल सर टाइप के लोग हों, विजय सर के टाइप के लोग हों, दर्शन सर टाइप के लोग हों। जो मेरे जैसे टाइप के लोग होते हैं, वो उनके पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो पैसा या तो बैंक में जमा करते हैं या तो थोड़ा बहुत पैसा अपने लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। और जो खर्च करने वाला जो पैसा होता है वो थोड़ा बहुत अपने पर्स में रखता हूँ मैं। अब मान लीजिए मैंने पर्स में अपने 10,000 रुपये रखे, मैंने बोला यार ये 10,000 रुपये मैंने रख रहा हूँ, हो सकता है मुझे खर्चा करना पड़े। मैं बाहर गया, मैं खर्चा करके आया सिर्फ 5,000 का। अब रिमेनिंग मेरे पास कितने पैसे बचे? 5,000। फिर मैंने सोचा यार 5,000 मेरे पास रिमेनिंग बचे, अब ये 5,000 मेरे काम के नहीं है, ठीक है ना। इस 5,000 में से 1,000 मैं अपने पर्स में रखता हूँ छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, बाकी 4,000 मैं वापस से लॉकर में डाल देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ईसो आउटस्टैंडिंग है वो आपका पर्स है। अब पर्स में अगर एक्सेस पैसा बच गया, जो आपको लगता है कि अभी मुझे इमीडिएटली पैसों की जरूरत नहीं है, तो आप उसको पैसे को वापस कहां डालोगे? वापस आप लॉकर में ले जाओगे, लॉकर में लेके आप उसको डाल दोगे। आई बात समझ में? तो लॉकर में आप ले जाओगे, मतलब जनरल रिजर्व में वापस से आप रख दोगे। तो कुल मिला के कुछ नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ईसो आउटस्टैंडिंग भी आप कहां दिखाते थे? रिजर्व एंड सरप्लस में। जनरल रिजर्व भी कहां दिखाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस में।
बस हम एंट्री इसलिए पास कर रहे हैं कि ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट था, अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं रही, अब उसको जर्नलिज्म में लेके जाओ। ऐसा आई बात समझ में? नरेशंस आप हर जगह लिख लीजिएगा, नरेशन सिंपल सिंपल होंगे, आप स्टडी मटेरियल से भी देख सकते हो। सो गाइस दिस वाज द क्वेश्चन, बेसिकली द एग्जाम्पल। जब भी मैं ईसॉप करवाता हूं तो मैं शुरुआत हमेशा एग्जाम्पल से ही करवाता हूं, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में इजी लगे। एक सेकंड दीजिए मुझे। अब हमारा क्या क्या बचा है? वेस्टिंग कंडीशन। अच्छा, अब देखिए, आप सामने देखिएगा, ये थर्ड वाली एंट्री छोड़ दीजिए, फोर्थ वाली एंट्री देखिए। ऑन एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है, एंट्री क्या हो रही है? बैंक अकाउंट डेबिट, एक्सरसाइज प्राइस 300 रुपए, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ये इंट्रिंसिक वैल्यू से आएगा, तो मैं इधर लिख देता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू। मैं अभी फेयर वैल्यू पर आया नहीं हूं, मैं बताऊंगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। और पांचवी एंट्री, व्हेन ऑप्शन इज लैप्स्ड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू जर्नलिज्म। मैंने थर्ड एंट्री पेंडिंग की हुई है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। इसके अलावा ये आपका होमवर्क है अगली क्लास के लिए। वेस्टिंग कंडीशन आपको पढ़ के आना है, हाउ टू डील विद द वेस्टिंग कंडीशन ये आपको पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको बताऊं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरेटिकली थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फाइनल का कंटेंट ज्यादा कवर होता है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसको में से मैं आपको चाहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आप होमवर्क मत करिए, रहने दीजिए, आप होमवर्क मत करिए, रहने दीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चन कल करवाऊंगा, फेयर वैल्यू के बेसिस पे भी करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर कुछ और रिक्वायरमेंट हुई तो जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा का पूरा विद क्वेश्चंस कवर अप करवा लूं। सिर्फ आपको रीड करना है थोड़ा बहुत पोर्शन, और जो आज आपने पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, व्हाट्सएप करा करो, व्हाट्सएप पे मैं आपको 2 से 3 दिन में रिप्लाई ना दूं तो आप कॉल कर लिया करो बेटा। कई सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते हो। मैं पूछता हूँ कि भाई कॉल क्यों नहीं किया, तो बोलते सर हमें लगा कि सर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बेटा मैं जब सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि कॉल करो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर व्हाट्सएप, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।